हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका चर्चा पूरे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक है। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड विशाल पे। और आज का मूवी होने वाला है किल। आज मैं किल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो हाल ही में रिलीज हुआ है और इसका रिव्यू बहुत ज्यादा ही अच्छा है। ये मूवी एक फौजी के ऊपर है जिसमें काफी थ्रिलर और एक्शन है। अब हम सीधे मूवी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एनएसजी कमांडो का ट्रक दिखाया जाता है जो एक मिशन करके आ रहा होता है और उस ट्रक में से दो जाबाज कैप्टन उतरते हैं जिसका नाम अमृत और वीरेश होता है। दोनों में अच्छी दोस्ती दिखाई जाती है। अमृत जब फोन को ऑन करता है तो उसके फोन पे उसके जीएफ का ढेर सारा मैसेजेस आया हुआ होता है। उसकी अगले दिन एंगेजमेंट है पर वो अमृत से प्यार करती है। अमृत और वीरेश उसे वहां से भगा ले जाने के लिए एंगेजमेंट में पहुंचता है। अमृत तुलिका से बात करता है और उसे साथ चलने को कहता है पर तुलिका मना करते हुए कहती है कि मेरे पापा हम दोनों को जान से मार देंगे। उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं जीना चाहती हूँ। ये सुन अमृत अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। उसी रात उसे तुलिका का मैसेज आता है कि वो लोग अगले दिन ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। हम तुमसे दिल्ली में ही मिलेंगे। अगले दिन सब लोग ट्रेन के लिए रवाना हो गया। इसके बाद हम फनी को देखते हैं जो पेट्रोल पंप में काम करता है। वो वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है। उसी बीच उसके पिता बैनी का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम ट्रेन में चढ़ गए, अगर चढ़ गए हो तो कौन सा बॉगी है तुम्हारा। फनी को तुलिका दिख जाती है और वो उससे बॉगी नंबर पूछने लगता है। इसके बाद हम वहाँ अमृत को देखते हैं जो तुलिका को सरप्राइज कर देता है और वॉशरूम में ही प्रपोज कर देता है। तुलिका भी उसे हाँ कर देती है। ट्रेन में अमृत और वीरेश दोनों ही चढ़ चुके थे। अमृत और तुलिका मैसेजेस में बात करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। तभी तुलिका की छोटी बहन आहना को सुसु आ जाती है और वो अकेले ही वॉशरूम जाने लगती है। तभी कुछ लोगों के फोन में एक साथ मैसेजेस घुसता है और फनी के पास भी मैसेज आता है। वो उस टाइम एक पुलिस वाला से बात कर रहा था। वो देखता है अचानक से सब लोग उठ खड़े हो रहे हैं। पुलिस वाला देखता है कि अचानक से सब उठ क्यों खड़े हो रहे हैं। वो जब सामने जाकर देखता है तभी पीछे से फनी उसके सिर पे हंसुआ मार के उसे जान से मार देता है। यहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि ये लोग सब डकैत हैं। ये लोग जैमर भी ऑन कर देते हैं जिससे कोई बाहर कॉल या मैसेजेस नहीं कर पाए। अब ये लोग पैसेंजर से छीना झपटी करने लगते हैं, लूटपाट स्टार्ट कर देते हैं। तभी फनी तुलिका को फिर से देख लेता है और छेड़ने लगता है पर उसके पिता उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, पूरी झारखंड की पुलिस तुमको ढूंढ कर मारेगी बेटा। फनी उसके बातों को कैजुअल ले लेता है पर उसके चाचा उसे बताते हैं कि ये शांति ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक है बलदेव सिंह ठाकुर। फिर फनी यहीं पे लूट खत्म करने को कहता है पर तभी पीछे से बलदेव का बॉडीगार्ड विराट आ जाता है पर फनी बिना कुछ सोचे समझे उसका गर्दन उड़ा देता है। अब सब लोग काफी डरे हुए थे। वहीं दूसरे बोगी में अमृत और वीरेश को भी लूट लेते हैं। फिर समय मिलते ही वो दोनों वहां से तुलिका के बोगी में पहुंचते हैं जहां विराट को फनी ने मार दिया था। अमृत वीरेश ये नजारा देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फनी पे हमला कर देते हैं। इसी बीच वीरेश फनी के चाचा को चाकू मार देता है। अब फनी और उसका गैंग यहाँ कमजोर पड़ जाता है, इसलिए अमृत उसे बख्श देता है और वहां से जाने को कहता है। फिर तुलिका उसे बताती है कि आहना वॉशरूम गई थी पर अभी तक नहीं लौटी। अमृत उससे वादा करता है कि मैं उसे सही सलामत ले आऊंगा। अब वो तुलिका और उसकी फैमिली को दूसरे बॉगी में शिफ्ट कर देता है। फनी और उसके कुछ साथी अपने चाचा के बॉडी को देखने आते हैं। फिर सब कहता है कि हमें बेनी अंकल को बताना होगा। फनी कहता है कि कोई मेरे पापा को कुछ नहीं बोलेगा, मेरे चाचा गए हैं और उनके मौत का बदला उनका बेटा रवि ही लेगा। रवि ये सुन जोश में आ जाता है और उन दोनों के तरफ बढ़ने लगता है पर वो दोनों भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। फिर रवि का सामना दोनों से होता है। वहाँ काफी देर इन डकैतों की कुटाई चलती है। तभी वहाँ फनी एक बच्चे को अपना मोहरा बनाता है और ये फाइट रुकवा देता है। फिर वो वीरेश को शूट कर देता है। उसके शोल्डर पे गोली लगता है। इतने में भी वो नहीं रुकता और उसके जख्म पर चाकू घोंप देता है। इधर एक तरफ अमृत रवि को अपने तरफ बोगी के अंदर लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ वीरेश को फनी लेकर चला जाता है। अमृत रवि को टॉर्चर करता है और उससे सब कुछ उगलवा लेता है और तो और उसे गेट पे लटका देता है। रवि के मुताबिक वो डकैत 4 बॉगी को कब्जा किए हैं, A1, A3, B1, B2। आहना B2 वाले में डरी हुई सहमी हुई बैठी थी और सारे डकैत भी उसी बॉगी में थे। इस बोगी का जैमर ऑन करके वो बेनी को कॉल करता है और चैन खींचकर ट्रेन को स्लो कर देता है। फिर ट्रेन में बेनी और उसके कुछ लोग उड़ जाते हैं। अब मामला और भी संगीन होने वाला था। बेनी वीरेश को खूब धोता है और उसको मारने वाला होता है पर फनी उसको रोक लेता है क्योंकि रवि अमृत के कब्जे में था।
फनी अपना दिमाग लगाता है और ट्रेन के ऊपर से दूसरे बोगी में जाने का सोचता है। इधर अमृत तुलिका को सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू दे देता है और आहाना को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद फाइटिंग सीक्वेंस होता है और अमृत काफी धोता है उन बंदों को। फिर उसका सामना होता है सिद्धि से, जो काफी तगड़ा टक्कर देता है और अमृत को ढेर कर देता है। फिर वो सिद्धि अमृत को बेनी अंकल के पास ले जाता है। बेनी उस पे काफी जोर आजमाता है, पर अचानक से वीरेश फाइट स्टार्ट कर देता है और ये नजारा देख अमृत को भी जोश आ जाता है और वो भी फिर बंदों की कुटाई करने लगता है। फिर सिद्धि वीरेश को खूब मारता है और उसके बाद उसे चाकू से मारने वाला होता है। तभी वहां पर आरिफ आ जाता है, जिस वजह से सिद्धि को गुस्सा आ जाता है और वो आरिफ को भी चाकू मार देता है। अब अमृत का पारा उड़ जाता है और फिर सिद्धि और उसका जबरदस्त फाइट चलता है। फनी वहां आ जाता है जहां रवि बंधा था। तुलिका का पापा उसे रोकता है और तुलिका की तरफ चाबी फेंक देता है। तुलिका उस बॉगी से निकल के अमृत की तरफ भागती है, पर अमृत यहाँ सिद्धि से मार खा रहा था। तुलिका के पीछे पीछे फनी भी आ रहा था। अमृत भी उसे देखता है, पर फनी उसके पेट में चाकू मार देता है। ये सीन काफी दर्दनाक थी। इसके बाद फनी उसके गर्दन पे भी चाकू से वार करता है। अमृत बोगी के इस तरफ से सिर्फ देख ही पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद फनी तुलिका को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। ये नजारा देख अमृत जिंदा लाश बन जाता है, क्योंकि उसके सामने से उसकी पूरी दुनिया खत्म हो रही थी और साथ ही साथ अमृत वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ता है। पर तब अमृत की आंखें खुलती है और वो तुलिका के हाथों के निशान देखता है। उसे तुलिका के बर्थडे वाला दिन याद आ जाता है, जो काफी मेमोरेबल मोमेंट था उसके लाइफ का। अब जो अमृत है वो एक फौजी से यमराज बन जाता है और बंदों को ऐसे मारना स्टार्ट करता है जैसे धोबी घाट में कोई कपड़े धो रहा हो। फायर एक्सटिंग्विशर से वो बहुत लोगों को मारता है। उसके सामने जो आता है वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। बेनी यहाँ फनी पे गुस्सा होता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने बलदेव की बेटी को मारकर अच्छा नहीं किया, अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अब हमारी भलाई इसी में है कि इस बलदेव के पूरे परिवार को मारना होगा, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। पर फनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है कि बलदेव और उसके परिवार को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम पहले उसके परिवार को किडनैप करके फिरौती का रकम मांगेंगे, फिर उनको मार देंगे। आखिर उनके परिवार को भी तो पैसे देने होंगे जिसे इस फौजी ने मार डाला है। दूसरी ओर तुलिका के मौत की खबर उसकी मम्मी को पता चल जाता है। वो फूट फूट कर रोती है। ये देख अमृत भी रोने लग जाता है। फिर उसे ट्रेन के बाहर एक रस्सी लटकी हुई दिखाई पड़ती है। ये वही रस्सी है जिसके सहारे फनी इस बोगी में आया था। अमृत इस रस्सी के जरिए उस बोगी में जाने का ठान लेता है जहाँ से फनी आया था। वीरेश भी उसके साथ जाने का जिद करता है, पर अमृत उसे मना कर देता है और बलदेव के साथ रहकर सबकी हिफाजत करने को कहता है। अमृत जाने से पहले पैसेंजर्स के सामानों की तलाशी करता है, जिसमें से उसे एक लाइटर और लाइटर फ्यूल मिलता है। वो उसे अपने साथ रख लेता है। इधर फनी सभी पैसेंजर्स को धमकी देकर पूछता है कि जल्दी से बताओ उस फौजी के परिवार का सदस्य कहाँ कहाँ छिपा है। आहाना भी उसी बॉगी में होती है, पर कोई कुछ नहीं कहता। फिर फनी अपने लोगों को पैसेंजर्स के साथ मिला देता है। उन लोग दूसरे बॉगी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें अमृत और उसके साथी थे। अमृत जब देखता है तो इन लोग पैसेंजर्स होने का एक्टिंग करते हैं। अमृत इन लोगों को जाने देता है, पर एक युवा की नजर एक पैसेंजर्स के बंदूक पे पड़ता है। फिर उन लोग को अमृत खूब धोता है। वो बारी बारी करके सबको बेरहमी से मार डालता है और सबकी लाशें बोगी में टांग देता है। अब इतने सारे गुंडे के वापस नहीं आने से बाकी गुंडे काफी डरे हुए होते हैं। वो सब बेनी से कहता है कि हम ट्रेन से उतरना चाहते हैं, हमें उस फौजी से नहीं लड़ना। तभी बेनी सबको समझाते हुए कहता है कि इस बोगी में बलदेव अकेला और असहाय है, पर ट्रेन से उतरने के बाद वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। बेवकूफो, चुन चुन के बदला लेगा। बलदेव को मार कर ही हम सब बच सकते हैं। इधर अमृत अपने चोट की मरहम पट्टी करता है और उस रस्सी के जरिए फनी के बोगी की तरफ बढ़ने लगता है। अब बेनी और उसके साथी पैसेंजर्स को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है, पर अगले बोगी में वो लोग कुछ ऐसा देखता है कि उन लोग का कलेजा फट जाता है। उनके साथियों की लाश बोगी में लाइन से टांग देता है और लास्ट में सिद्धि के पिताजी की भी लाश होती है। ये देख सिद्धि आग बबूला हो जाता है, पर बेनी उसे रोकते हुए कहता है कि ये सब उस फौजी ने जानबूझकर किया है, जिससे तुम अपना आपा खो दो और कुछ गलती करो। अमृत उस रोप के जरिए ट्रेन के इस तरफ पहुंच जाता है जहां सोहेल की मां और कुछ पैसेंजर्स होते हैं। वहां एक फनी के ग्रुप का भी आदमी होता है जो पैसेंजर्स होने की एक्टिंग करता है और फिर आहाना के बारे में पूछता है। तब वो बहरूपिया फनी के ग्रुप का आदमी कहता है कि वो उस बच्ची को लेकर दूसरे बोगी में गया है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिसे अमृत मार गिराता है। सोहेल और आरिफ की माँ भी हॉकी स्टिक लेकर अमृत का साथ देने का ठान लेती है
और वो बहरूपिया भी अमृत का साथ देने का मन बना लेता है। इधर वीरेश और बलदेव कुछ कपड़ों को गेट के सामने जलाता है जिससे रेलवे स्टाफ को खबर लगे और वो कुछ करे। ठीक ऐसा ही होता है। एक अधिकारी ट्रेन में बैठे टीटी को इन्फॉर्म करता है और वो 2 पुलिस कर्मचारी को लेकर वीरेश लोगों के पास पहुंचता है। वो लोग उन सबको सारा इंसिडेंट बताता है। इधर बेनी अपने बेटे फनी और कुछ लड़कों को ट्रेन से उतर जाने को कहता है क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो चुका है और वो फौजी भी पागल हो गया है। ट्रेन से उतरते ही वीरेश की नजर उन लोगों पर पड़ता है और वो पुलिस को बताता है। पुलिस लोग उन लोग पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। फनी को अपने बाप का चिंता होने लगता है और वो ठीक समय देखकर ट्रेन में फिर से उड़ जाता है। इधर अमृत आगे बढ़ता है तो उसका सामना सिद्धि से होता है। दोनों ने अपने अपने खास लोगों को खोया था और दोनों के अंदर नेक्स्ट लेवल गुस्सा था। उन दोनों के बीच जमकर फाइट होता है पर अमृत कमजोर पड़ जाता है। पर एंड मोमेंट में आरिफ और सोहेल की मां हॉकी स्टिक से सिद्धि के सिर पर वार करती है और उसे मार डालती है। इससे आरिफ की मां का बदला भी पूरा हो जाता है। वो बहरूपिया गुंडा खड़े होकर बस देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कर सके। बेनी और उसके साथी जब सिद्धि की लाश देखते हैं तो उन लोग के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सब गुंडों की अब हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि एक सिद्धि ही था जो उस फौजी को टक्कर दे रहा था, पर अब तो वो भी मर चुका है। सब लोग बेनी से कहता है कि हमें अब अपनी जान बचाकर नीचे उतर जाना चाहिए, पर बेनी पूरी तरह से सटक जाता है। वो कहते हैं न कि विनाश काली विपरीत बुद्धि। बेनी के सिर पर अब बदला लेने का भूत सवार हो जाता है और वो पैसेंजर्स को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है। अगले बोगी में वीरेश 2 पुलिस वाले के साथ पहले से चौकन्ना रहता है। वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं वीरेश और पुलिस वाला मिलकर कुछ गुंडों को मार गिराता है और आहाना के साथ कुछ लोगों को बचा लेता है। पर वहां एंट्री होती है फनी की जो दोनों पुलिस वाला को मार गिराता है। इधर अमृत एक बोगी में इंटर करता है जहाँ पहले से अंधेरा होता है। बेनी उस पर हमला करता है पर अमृत उसे कूट देता है। फिर कुछ गुंडे मिलकर हमला करते हैं तो अमृत उसे भी कूट देता है, पर वो बहरूपिया गुंडा जो अपने आप को पैसेंजर्स बता रहा था वो पीछे से हमला करके अमृत को बेहोश कर देता है। इधर वीरेश फनी और उसके लोगों के साथ भिड़ जाता है। वीरेश लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था पर वो फिर भी फाइट करता है और फनी को चोट पहुंचाता है, पर फनी उसे दर्दनाक मौत देता है। उधर अमृत को भी पकड़ के लाता है। अमृत वीरेश की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने ही उसे अपने साथ इस ट्रेन में लाया था और कहीं ना कहीं उसके मौत का जिम्मेदार अमृत ही है। अमृत का माथा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो बेनी को पीट कर उसके मुंह में लाइटर फ्यूल डाल देता है और आग लगा देता है। बेनी कुछ टाइम के लिए घोस्ट राइडर बन जाता है। बाकी बचे गुंडों को लाइन से ढेर करने लगता है। कुछ गुंडे अमृत की दहशत देखकर चलती ट्रेन से कूद जाता है और मौत को गले लगा लेता है। अब तो फनी का भी फट के 4 हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जिस तरह हमारे आदमियों को मार रहे हो वैसे कौन मारता है बे, तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। इसके बाद फनी उस पर चाकू से लगातार छोटे छोटे घाव देते रहता है और उसे पूरी तरह लहूलुहान कर देता है। फिर वो अमृत से बातों ही बातों में कहता है कि इसी तरह सोल्जरनी को भी मैंने चाकू मार मार कर खत्म किया था, वो भी ऐसे ही तड़पी थी। ये सुन अमृत पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और हथौड़े से उसके पांव पर वार करता है। फनी नीचे गिर जाता है। अब अमृत तुलिका को याद करके उस पर मुक्के से वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और सिचुएशन हैंडल करने के लिए वहां कमांडर आ जाते हैं। अमृत पूरी तरह जख्मी था और ट्रेन से उतरकर एक टेबल पर बैठता है जहां वो तुलिका को अपने पास फील करता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को एक्शन सीक्वेंस के लिए ही बनाया गया था और उसके अलावा इसमें काफी लूप होल्स भी हैं। जैसे ट्रेन में पुलिस गार्ड रात में अक्सर हर बोगी में चक्कर मारते हैं, पर इसमें वैसा नहीं दिखाया गया। ट्रेन का जब चैन खींचा गया तो भी ट्रेन पायलट और पुलिस इस चीज को गौर नहीं किए। इसके अलावा बलदेव जो कि इतना बड़ा आदमी था वो ट्रेन से ही क्यों गया, प्लेन से भी तो जा सकता था। खैर अगर हम इन सब चीजों को साइड करते हैं तो इसमें लक्ष्य ने अपनी एक्शन और एक्टिंग से कमाल कर दिया। और तो और राघव जुआल का निगेटिव रोल सभी दर्शकों के दिल को छू लिया। एक्शन जिस हिसाब से दिखाया गया है वो काबिलियत तारीफ है। इस मूवी को हॉलीवुड वाले भी बनाना चाहते हैं, ये है इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आगे ऐसी ही मूवी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।